गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजीज क्लासेस में। बच्चों, हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें क्या है, जो एनसीईआरटी बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं और जो एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में आपको गारंटीड एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का इन क्वेश्चनों के बेसिस पर कवर करवा रहा हूँ। लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा कि जो रासायनिक समन्वय व एकीकरण वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी 11th की बुक का लास्ट वाला चैप्टर, उसमें से हमने 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन था कोर्टिसोल के बारे में। कोर्टिसोल्स के बारे में हमने क्वेश्चन सोल्व किया। उसके बाद में आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद में क्या है कि एनिमल फिजियोलॉजी का जो अगला चैप्टर है तंत्रिका समन्वय वाला, तो वो हम स्टार्ट कल से कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? आप पढ़कर बताइए और इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि कितने कथन इसमें सत्य हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न वो ही बच्चा सोल्व कर सकता है जिसकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं उसे सजेशन करूंगा कि वह अगर एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये प्रश्न गारंटेड आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही कराने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जल व खनिज लवणों का संतुलन करने कोर्टिकोस्टेरॉइड मिनरेलोकोर्टिकोइड्स कहलाते हैं। तो जो जल और खनिज लवणों का संतुलन करने वाले जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिनरेलोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके अलावा हमने पहले बात की थी ग्लूकोकोर्टिकोइड की, जिसका उदाहरण कौन था? कोर्टिसोल। इसका उदाहरण क्या है? एल्डोस्टेरोन। मुख्यतः हमारे शरीर में मिलने वाला मिनरेलोकोर्टिकोइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में जो तीसरा कथन है, एल्डोस्ट्रीन मुख्यतः वक्र नलिकाओं पर कार्य करता है और सोडियम व जल के पुनर्अवशोषण। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो एल्डोस्टेरोन है वो वक्र नलिका पर कार्य करता है। वक्र नलिका की पीसीटी और डीसीटी ध्यान में आ जानी चाहिए कि वक्र नलिका पर कार्य कर सोडियम और जल के पुनरावशोषण, सोडियम और जल के पुनरावशोषण, अगर सोडियम और जल है उसको तो क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और पोटेशियम और फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको घुमा के भी दे सकता है कि सोडियम व पोटेशियम आयन के पुनरावशोषण, वहाँ गलत हो जाता, वहाँ आप तुरंत इसको क्या कर देते? गलत। लेकिन अब ये प्रश्न ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है, एल्डोस्टेरीन शरीर द्रव्य के आयतन, प्राशन्य दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायता करता है। तो बिल्कुल ये इसका एक कार्य होता है एल्डोस्टेरीन का, ये शरीर द्रव्य के आयतन और प्राशन्य दाब और रक्त दाब को बनाए रखने का कार्य करता है। तो ठीक है, इसमें चारों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसमें 4। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो यौनारंभा में अक्षीय रोम, जघन रोम और मुख रोम की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर इस प्रश्न में भी आपको दिक्कत आएगी। इसका सही आंसर क्या है? एड्रिनल वल्कूट। तो एड्रिनल जो वल्कूट है उसके द्वारा हमने पढ़ा कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का उदाहरण क्या है? कोर्टिसोल्स। और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का उदाहरण क्या है? एल्डोस्टेरोन। चीज़ समझ में आ गई? यह इसी से कौन सा हार्मोन निकलता है?
एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन जो क्या करता है, यौवनारंभ अवस्था जब स्टार्ट होती है तो अक्षीय रोम, जघन रोम और मुख रोम की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलो बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, एड्रिनल वल्कूट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एड्रिनल वल्कूट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव पर, मतलब अगर हार्मोन का अल्प स्राव हो जाए तो उसके कारण से कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यधिक दुर्बलता और थकावट का अनुभव होता है। यह कौन सा रोग है? देखिए बच्चों, मैंने ये पैराग्राफ यहाँ डालने का इसका ये मतलब है कि आप अगर इस चीज़ को पूरा देख लेंगे तो उसके बाद में आपको इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सा रोग होता है? ये होता है एडिसन रोग। जो एडिसन रोग होता है वो किस हार्मोन के अल्प स्राव से होता है? एड्रिनल वल्कूट द्वारा स्रावित हार्मोन के अल्प स्राव से। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण से कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर अगर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो इसके कारण से क्या होगी? अत्यधिक दुर्बलता और थकावट का अनुभव होगा। तो ये कौन सा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडिसन रोग। इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से क्या अग्नाशय के बारे में गलत है? जो अग्नाशय हमारी जो ग्रंथि होती है उसके बारे में क्या गलत है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अग्नाशय का नाम आएगा तो वहाँ पर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही कार्य यह बखूबी रूप से करती है। अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन स्रावित करती है, जबकि बहिःस्रावी के रूप में ये एंजाइम स्रावित करती है। तो अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करती है। 101% सही है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पर अगर मिक्स ग्लैंड लिखा होता तो वो भी सही है। बहिःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीप से निर्मित होता है। नहीं, बहिःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीप से निर्मित नहीं होता, क्योंकि लैंगरहैंस द्वीप से क्या, इसमें जो सेल्स पाई जाती है उसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? अल्फा और बीटा, और इन्हीं से क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का संश्लेषण होता है। तो जहाँ पे हार्मोन की बात आई वहाँ पे अंतःस्रावी होगा। तो यहाँ पर बहिःस्रावी की जगह क्या आएगा? अंतःस्रावी। तो यहाँ पर क्या आएगा? अंतःस्रावी। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बहिःस्रावी की जगह क्या आएगा? अंतःस्रावी। फिर उसके बाद में साधारण मनुष्य के अग्नाशय में 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशय ऊतक का 1 से 2% भाग होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो अग्नाशय में 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप समूह उपस्थित होते हैं। लैंगरहैंस में मुख्यतः 2 कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा था? निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसमें क्या गलत है? जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या है? गलत है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हिंट में मैंने डाल दिया है। प्रश्न नंबर 37 पर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37 क्या है कि निम्नलिखित में से कितने कथन ग्लूकागोन के बारे में सत्य हैं? तो आपको ग्लूकागोन के बारे में पता लगाना है कि कितने कथन ग्लूकागोन के बारे में सत्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लैंगरहैंस द्वीप की 2 सेल्स थी, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अल्फा सेल द्वारा हार्मोन स्रावित होता है ग्लूकागोन। और बीटा कोशिका द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बीटा कोशिका द्वारा होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव बीटा कोशिका के द्वारा होता है। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में क्या है, देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितने कथन सत्य है? सत्य के बारे में पूछा है तो उस पर ही फोकस करना है। ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मैंने लास्ट में एक आपके लिए यहाँ पे लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपके लिए मैंने जो पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, उसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन है, उसकी एक अलग लिस्ट बनाकर आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। जब वीडियो पूरा होगा तो आपको वो मिल जाएगी। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ग्लूकागोन है वो कैसा हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो आपको ये यहाँ पर वो कंफ्यूज कर देगा, और अधिकतर बच्चे, मतलब 50% बच्चे जिनकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी भी हुई है लेकिन वो कन्फ्यूज़न के मारे ये गलत कर देंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लूकागोन होता है वो कैसा हार्मोन होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि जैसे हार्मोन के बारे में बात की अपन ने कि जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो कैसा हार्मोन होता है, तो वो प्रोटीन प्रवृत्ति का हार्मोन होता है। जो थाइमोसिन होता है वो कैसा होता था, पेप्टाइड प्रवृत्ति का हार्मोन होता था। तो यहाँ पर ग्लूकागोन के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कैसा हार्मोन है, कि पेप्टाइड हार्मोन है, जो सामान्य रक्त शर्करा के स्तर के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल रक्त शर्करा के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, बढ़ाने का काम करता है। और ग्लूकोज इंसुलिन क्या करता है, घटाने का काम करता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, रक्त शर्करा में जो रक्त शर्करा है उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट है, ग्लूकागोन मुख्य रूप से यकृत कोशिका पर ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करता है, जिससे रक्त शर्करा में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाए। देखो बच्चों, अगर ग्लूकागोन यकृत कोशिका पर कार्य करके ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करता है, अगर ग्लाइकोजन का अपघटित होगा तो निर्माण किसका होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और ग्लूकोज का निर्माण होगा तो रक्त शर्करा में ग्लूकोज का स्तर कम होगा या बढ़ेगा, आप खुद दिमाग लगा के बता सकते हो इसमें। तो इसमें क्या होगा, रक्त शर्करा में ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, और ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा तो यह स्टेटमेंट अपने आप को गलत कहलवाएगा। उसके बाद में अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, जहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें गलत मिल गए, दो स्टेटमेंट सही मिल गए और एक स्टेटमेंट हमको गलत मिल गया। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट पे चलते हैं, ग्लूकागोन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः यह एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब जैसे कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण। अब देखो, ग्लूकागोन के बारे में लिखा है कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है। अगर कोई भी कोशिका शर्करा का अभिग्रहण और उपयोग कम करेगी तो रक्त में जो शर्करा है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। इसीलिए ग्लूकागोन को क्या कहा गया है, एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, कम करता है, इसीलिए तो ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बना। क्योंकि अगर ये शर्करा का उपयोग अधिक मात्रा में होगा तो ब्लड में जो शर्करा थी वो कम हो जाएगी, तो ये हमारा गलत हो जाता। लेकिन जो अगर उपयोग कम हुआ है तभी तो रक्त में शर्करा बढ़ी है, और यही तो मुख्यतः ग्लूकागोन का कार्य होता है, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया। तो 3 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। तो आगे ऑप्शन में देखते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे 3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया हिंट में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या इंसुलिन के बारे में सही है, तो इंसुलिन के बारे में सही है। जैसे ग्लूकागोन के बारे में हमने बात की थी, ग्लूकागोन कैसा हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये एक प्रोटीन हार्मोन है। यहीं आपको फंसाएगा, ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए और इन पॉइंटों को याद कर लीजिए। लास्ट में मैंने प्रोवाइड कर दिया उस चैप्टर के उस चार्ट को, तो आपको पूर्ण रूप से याद रहना ही चाहिए कि यह प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद में जो अग्नाशय सेल्स होती है वो मेनली लीवर के आसपास होती है, तो लीवर की जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है और एडिपोसाइट सेल्स पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण का उपयोग को बढ़ाता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक कम हो रहा था और यहाँ पर बढ़ाएगा तो क्या होगा, बढ़ने से रक्त शर्करा जो रक्त है उसमें शर्करा का स्तर कम हो जाएगा, और कम होना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब बढ़ जाना। अपन बोलते नहीं है क्या क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, और हाइपो का मतलब होता है इससे अपोजिट कि रक्त में शर्करा का स्तर अब कम हो गया है, इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक स्थिति कहते हैं। और अगला स्टेटमेंट फिर हमारा क्या है, अगला स्टेटमेंट है इंसुलिन लक्ष्य कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने को प्रेरित करता है। तो जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, अब देखो वहाँ पे ग्लूकागोन के बारे में पढ़ा था तो वो ग्लाइकोजन से क्या बना रहा था, ग्लूकोज, लेकिन जो यहाँ इंसुलिन है ये क्या करेगा, ग्लूकोज से क्या बनाएगा,
ग्लाइकोजन बनाने को प्रेरित करेगा। तो ये चारों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। बस आपको मेनली यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये प्रोटीन वाला ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और डायरेक्ट अगर ये पूछ लिया कि कौन सा हार्मोन प्रोटीन प्रवर्ती का है और वहाँ पे ऑप्शन में डाल दिया तो आप 101% कन्फ्यूज हो जाओगे। वहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपको कि इंसुलिन भी होता है, उसके अलावा आपको ऑप्शन में दे दिया थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे, दोनों लगाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लंबी अवधि पर हाइपरग्लाइसेमिया, अब मैंने हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब आपको समझा दिया है कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहना की स्थिति होने पर मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडी के साथ जो जुड़ी होती है उनसे कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए बीमारी तो होती है डायबिटीज़, उसे मधुमेह रोग कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ेंगे तो एक बीमारी और होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो स्पेशली यहाँ पर इंडिकेट कर कर एनसीईआरटी में दे रखा है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इन ऑप्शनों में कंफ्यूज मत होना। और अगर ये ऑप्शन दे आपको, मान लीजिए कि एग्ज़ाम में मधुमेह नहीं दे और कोई ऑप्शन डाल दे और ये दोनों ऊपर डाल दिए, तो फिर क्या करोगे, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे ऑप्शन में आपको डायबिटीज़ मेलाइटस ही लगाना है अगर वो लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति को इंडिकेट करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन है, वृषण किन से मिलकर बना होता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो शुक्रजनन नलिकाएं होती है और साथ ही भरण उत्तक या अंतराली उत्तक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, हमारा वृषण बना होता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 41 पर अब आगे बढ़ते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से होते हैं, एंड्रोजन। यहाँ पर एस्ट्रोजन की बात नहीं कर रहा है, एंड्रोजन। तो ये वृषण द्वारा स्रावित होता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अंडाशय के द्वारा। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 व 3। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जो एंड्रोजन है उसके बारे में, जो उसका कार्य नहीं है। तो एंड्रोजन मुख्य रूप से किसके द्वारा मतलब स्रावित होता है, वृषण के द्वारा। तो देखते हैं, एंड्रोजन नरों में सहायक जनन अंगों के परिवर्धन एवं परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि एंड्रोजन नरों में सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करता है। तो बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मक, निम्न स्वरमान इत्यादि को उत्तेजित करता है। तो ये भी किस में करता है, नरों में करता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। जो एंड्रोजन होते हैं वो जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा अगला स्टेटमेंट है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। जो अगर मान लीजिए कि एंड्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाए तो फिर क्या होगा, जो हमारा लैंगिक जो नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो है, जिसे लिबिडो कहते हैं, वो प्रभावित होगा। मान लीजिए उसके कारण से क्या हो सकता है कि जो हमारे अक्षीय रोम है उनकी वृद्धि कम हो जाए, या फिर जो हमारी आवाज़ है जो निम्न स्वर मान की है वो उसको प्रभावित करे। तो हमारे जो भी लिबिडो जो नर लैंगिक व्यवहार है उसको प्रभावित करेगा। उसके बाद में क्या है कि ये हार्मोन प्रोटीन और उपापचय को प्रभावित कर, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी हमने स्टेटमेंट देखे वो क्या है, सारे के सारे सही हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें पूछा था कि कौन से गलत है, लेकिन यहाँ पर सभी सही है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में इसमें डाल दिया है कि सभी सही है। तो किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। यहाँ पे क्या है कि अंडाशय से किन स्टेरॉइड हार्मोन, देखो जो अभी बात की वो भी स्टेरॉइड हार्मोन थे। कौन कौन से थे,
एंड्रोजन और साथ में नहीं एस्ट्रोजन, और साथ में कौन कौन से थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन ही हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि अंडाशय से किन स्टेरॉइड हार्मोन का स्राव होता है, तो वहाँ पे तो क्या था, एंड्रोजन और साथ में टेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 44। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं, तो हमें बताने हैं कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, और रीड करने से पता चलेगा कि कितने कथन सत्य या असत्य है। तो बात करते हैं, जो एस्ट्रोजन होता है, किसके बारे में बात की है, एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन का संश्लेषण व स्राव मुख्य रूप से प्रवर्धित हो रहे अंडाशय पुट्टिकाओं द्वारा होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि यह अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है, और अंडाशय में मुख्य रूप से क्या होती हैं, अंडाशय पुट्टिकाएं होती है, जो किसका स्राव करती है, एस्ट्रोजन का संश्लेषण व स्राव मुख्य रूप से प्रवर्धित हो रहे अंडाशय पुट्टिकाओं द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पस लूटियम द्वारा हो रहा है। देखिए, जब ये अंडाशय पुट्टिकाएं प्रवर्धित होती है, तो फिर जब जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, तो 14 दिन के बाद में जो अंडाशय पुट्टिकाएं वो किस में बदलना स्टार्ट हो जाती है, कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कॉर्पस लूटियम द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या है, एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुट्टिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करती है। अगर आपने एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इस स्टेटमेंट में ना तो बोर होंगे और ना ही आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, और आप इस स्टेटमेंट को क्या कराएंगे, सही, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये सभी के सभी एस्ट्रोजन स्त्रियों में इन क्रियाओं को करता है। उसके बाद में जो अगला स्टेटमेंट है, हमारा चौथा स्टेटमेंट है, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अगला स्टेटमेंट है, एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक विहार का नियामक है। तो यहाँ ऊपर हमने बात कर ली थी, तो इसमें भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रहण कूपिकाओं के निर्माण और दुग्ध स्राव में सहायक होता है। हमने पहले बात की थी, वहाँ पे किसके बारे में बात की थी, जो दुग्ध ग्रंथियों का स्राव जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा, और निर्माण होता है वो अलग, जो दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण करती है वो अलग हार्मोन था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध कूपिकाओं के निर्माण और दुग्ध स्राव में सहायक होता है। तो ये भी सही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और उसमें हार्मोन में कन्फ्यूजन नहीं आपको लेके आना है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हुए, यहाँ पर पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट सही थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही थे। अब बात करते हैं, हृदय की आलिंद भित्ति एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो हृदय की आलिंद भित्ति होती है उससे एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, और उसे क्या कहते हैं, एंट्रियल नेफ्रिक कारक, एंट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक ANF। ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य होता है जो रक्त दाब होता है, जो हमारे जो BP होता है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। मान लीजिए कि हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो अगर बढ़ जाए तो हृदय के आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होगा, और वो कौन सा होगा, ANF। ये क्या करेगा, जो हृदय की रक्त वाहिनियाँ होती है उनको विस्तारित कर देगा, मतलब उसको फैला देगा। फैलाने से क्या होगा, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारा BP कंट्रोल हो जाएगा, मतलब रक्त दाब को कम कर देता है। मुख्य कार्य इसका यही होता है। उसके बाद में अब बात करेंगे कि ANF रक्त दाब को क्या करता है। तो हमने अभी डिस्कस किया, ये रक्त दाब को क्या करेगा, कम करेगा। कैसे कम करेगा, रक्त दाब को कम करने का तरीका है जो हृदय की जो रक्त वाहिनियाँ होती है उनको विस्तारित कर देगा, मतलब फैला देगा, ठीक है। उसके बाद में RBC, अगला प्रश्न है,
आरबीसी का निर्माण करने वाले इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जो वक्र की जस्ट्रा ग्लोमेरुलस ग्लैंड्स होती हैं, सेल्स होती है, जो वक्र की जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, उनके द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? इरिथ्रोपोइटिन। और वो क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जठर आंतरीय पथ GIP, कौन सा? GIP जठर आंतरीय पथ द्वारा स्रावित पेप्टाइड हार्मोन है? तो देखो अभी हमने लास्ट वाला हार्मोन डिस्कस किया, वो भी क्या था? पेप्टाइड हार्मोन था। और जो ये चारों हार्मोन है ये भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। जो हमने इरिथ्रोपोइटिन ANF हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था, वो भी क्या था? एक पेप्टाइड हार्मोन था। और ये चारों भी क्या हैं? एक पेप्टाइड हार्मोन। और ये सारे के सारे GIP द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 49 प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? अब बात करते हैं जो इनके वर्क पर। जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन, तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ सिक्रेट होता है? जो GIP जठर आंतरीय रस, तो ये संबंधित है आमाशय से रिलेटेड है। लगभग आपको ये पता होना चाहिए कि ये आमाशय से रिलेटेड है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके कि गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर HCl के स्राव को क्या करता है? HCl और पेप्सिनोजन के स्राव को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो जठर ग्रंथियों पर कार्य कर HCl और पेप्सिनोजन हार्मोन के संश्लेषण स्राव को प्रेरित करता है। और ये दोनों कहाँ पर? HCl और पेप्सिनोजन कहाँ पर? आमाशय और छोटी आंत के अंदर पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर मिलते हैं। और ये हार्मोन क्या किसके द्वारा सिक्रेट होता है? GIP जठर आंतरीय जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा सिक्रेट होता है। उसके बाद में जो सिक्रेटिन होता है वह बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल और बाइकार्बोनेट के स्राव को प्रेरित करता है। तो इसी भी स्टेटमेंट में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोलिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय पर कार्य कर अग्नाशय रस और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसको पढ़ा है और साथ ही पढ़ेंगे भी कि कोलिस्टोकाइनिन होता है वो हार्मोन क्या कार्य करता है? अग्नाशय रस और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। कहाँ पर? अग्नाशय और पित्ताशय पर कार्य करके। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में GIP जो जठर अवरोधी पेप्टाइड होता है, जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को क्या करता है? अवरुद्ध करता है। मान लीजिए कि जठर का स्राव बढ़ गया है, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है उसका स्राव बढ़ गया है, उसकी गतिशीलता बढ़ गई है, तो उसको क्या करेगा? जठर अवरोधी पेप्टाइड क्या करेगा? उसके स्राव को कम कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। और चारों के चारों स्टेटमेंट आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए। अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है तब तो इसी स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी NCERT थोड़ी सी भी वीक है तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी ये नहीं दे सकता कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, लेकिन अगर आपके ऐसे प्रश्नों की तैयारी करके गए वहाँ पर तो डेफिनेटली आपके 80 से 85 प्रश्न बायोलॉजी में कोई भी गलत नहीं करवा सकता, ये गारंटी है मेरी। तो इस प्रश्न पे आते हैं, कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर कितने कथन सत्य हैं? उपरोक्त सभी। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? तो देखिए इसमें मेनली क्या है कि जो हार्मोन की जो क्रियाशीलता है, जैसे हार्मोन किस प्रकार से कार्य करता है उसके बेसिस पर बात की गई है कि जो हार्मोन है वो लक्ष्य कोशिकाओं से किस प्रकार इंटरेक्ट होता है। और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो मैंने इस PDF में भी इंक्लूड कर रखा है। मैं नेक्स्ट वीडियो या जब भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई स्पेसिफिक वीडियो इसी हार्मोन और लक्ष्य कोशिकाओं के इंटरेक्शन पे बनाकर बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हार्मोन लक्ष्य उत्तक पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये डेफिनेटली सही बात है कि जो हार्मोन होते हैं वो लक्ष्य उत्तक, मान लीजिए उसको जहाँ पर कार्य करना है तो वहाँ पर क्या होगी? हार्मोन ग्राही प्रोटीन उपस्थित होंगी और उस पर ही जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये एकदम सही बात है। फिर
दूसरा स्टेटमेंट है लक्ष्य कोशिका झिल्ली पर उपस्थित हार्मोन ग्राही, झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतरा कोशिकीय ग्राही कहलाती है, जिससे अधिकांश केंद्र ग्राही होती है, जिसमें से अधिकांश केंद्र ग्राही होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो हार्मोन होता है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हार्मोन ग्राही के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो अगला स्टेटमेंट है ग्राही विशिष्ट होती है। तो यहाँ पर ग्राही जो हार्मोन विशिष्ट होती है, मान लीजिए कोई हार्मोन ऐसे थोड़ी ना है कि ऑक्सीटोसिन निकला और जाकर सीधा का सीधा हार्ट में इम्पैक्ट डालने लग गया। नहीं, वो कहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा, जो उसका कार्य होगा, जैसे गर्भाशय की चिकनी पेशियाँ हो गई और दुग्ध के स्राव को प्रेरित करना हो गया, तो वो वहीं पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हार्मोन होते हैं वो ग्राही विशिष्ट होते हैं, उनकी ग्राहियाँ वहीं उपस्थित होती हैं, उसके कारण से वो वहीं पे इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद में हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण बढ़ने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तित होते हैं। जो हार्मोन होते हैं उनकी वजह से, जैसे मान लीजिए कि रक्त दाब को कम करना है या ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है या बढ़ाना है, वो क्या है, सब जैव रासायनिक परिवर्तन है। और वो किसके कारण से होते हैं, जो हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण लक्ष्य ऊतक में कुछ परिवर्तन करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है कि लक्ष्य कोशिकाओं में उपापचय एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन के द्वारा होता है। तो बिल्कुल जो लक्ष्य कोशिकाएं होती है, जहाँ पर हार्मोन को वर्क करना होता है, वहाँ पर उपापचय और फिजिकल नियमन, जो उसका कार्यकीय नियमन होता है, वो किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो हमने स्टेटमेंट देखे 6, और ये सारे के सारे क्या हो गए, एकदम सही हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपको अलग अलग हार्मोन के जो अलग अलग कार्य हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करवा दिए। जैसे प्रोटीन हार्मोन है प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से है, तो एनसीईआरटी में हमने 2 पढ़े हैं। एक तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ब्लड में जो हमारे शरीर में उसके कैल्शियम की मात्रा को कम करना और बढ़ाने का कार्य किसका होता है, पैराथायराइड हार्मोन जो पीसीटी होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से जो इंसुलिन है वो क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज में हमारे रक्त शर्करा में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ठीक है, इस चार्ट को तो आप एकदम से याद करके ही रहना, क्योंकि अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत करवाना ही है अगले को, तो वो इनमें से ज़रूर ही आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि यार ये प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। तो आप अगर इसको बांट के रखोगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर लास्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और साथ ही साथ में एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को कंबाइंड बता रखा है। तो उसमें बच्चा ये सोचता है कि यार ये तो पेप्टाइड भी हो सकता है, ये प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है, लेकिन पहले ही आपको बता दिया एनसीईआरटी वालों ने कि ये प्रोटीन हार्मोन है जी, ये पेप्टाइड हार्मोन है। तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थाइमोसिन हार्मोन के बारे में आप जानते हो, जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ाई था, ये हृदय के आलिंद भित्ति के इनर भाग से स्रावित होता है। और ये चारों क्या है, जठर आंतरीय रस जो स्राव है उनके द्वारा सिक्रेट हार्मोन है। उसके बाद में एनसीईआरटी में अलग दे रखा है स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो भी स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का उदाहरण है। टेस्टोस्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्राडायोल, उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये सब क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन के उदाहरण है। उसके बाद में एक दे रखा है उसमें आइडोथायरोनिन प्रकार का, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये थायराइड हार्मोन होता है। देखिए बच्चों, आज हमने क्या किया, इन 3 पार्ट्स के थ्रू जो एनसीईआरटी के 50 क्वेश्चन थे उनको एकदम से सोल्व कर दिया है। जो तंत्रिका समन्वय और एकीकरण वाले चैप्टर था उसमें से अब आपका एक छोटा सा पॉइंट बचा है, जो हार्मोन्स और जो लक्ष्य कोशिका के मध्य इंटरेक्शन होता है, उसमें 2 चार्ट जो लास्ट में दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पर कि कैसे ये इंटरेक्ट होता है, ये वाला थोड़ा सा टॉपिक बचा है कि हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये वाला टॉपिक। तो देखो, इसमें मेनली आपको डायग्राम पे ही फोकस करना है कि ये डायग्राम के बेसिस पर किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर
क्वेश्चन आपको मेनली ये पूछेगा कि यहाँ से नाम हटा देगा, ये किसका उदाहरण है, अंडाशय कोशिका झिल्ली। तो आपको इस पे थोड़ा सा बस इतने पैराग्राफ पे आपको फोकस करना है। वो भी मैंने एनसीईआरटी की यहाँ पे पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी है इसमें साथ में, तो आपको बाहर से एनसीईआरटी को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके हर एक क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। एक भी क्वेश्चन इससे अगर एनसीईआरटी में से आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित हम क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेके आएंगे, वो भी 2 या 3 पार्ट में आपको पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी। क्योंकि जो एनिमल फिजियोलॉजी है कोशिश करेंगे कि जितने कम पार्ट हो, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन 1-1 घंटे के अगर ये वीडियो बनते तो 2 क्लास में डेफिनेटली ये कंप्लीट हो जाते। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो किसका लेकर आएंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में, जो एनसीईआरटी की 11th का 21 नंबर वाला चैप्टर, उससे क्वेश्चनों की एक सीरीज़ स्टार्ट होगी। जो अगला पार्ट होगा वो उसी का होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से ध्यान रखिए, इसको बार बार रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, ओके।